Keep watching Malik Law TV. नाजरीन, वेलकम टू द शो। मैं हूं आपका मेजबान अदील मलिक। इस प्रोग्राम में जिसका नाम है लीगल और पेश किया जाता है आपकी खिदमत में हर पीर की शब 8 से 9 बजे तक मलिक लॉ चैम्बर सॉलिसिटर्स के ताउन से मलिक लॉ टीवी पे। नाजरीन, इस प्रोग्राम के 2 सेगमेंट होते हैं। प्रोग्राम के पहले हिस्से में मैं देता हूं आपको अपडेट्स इमिग्रेशन लॉ के मतलब, और प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में हम देते हैं आपको आपके सवालात के जवाबात। अगर आपके पास भी कोई इमिग्रेशन लॉ के मतलब सवाल है, पेचीदगी है, कंफ्यूजन है, तो आप भी हमें लिख सकते हैं। हमारा ईमेल एड्रेस है info@maliklaw.tv और पूरी कोशिश करेंगे कि आपके सवालात आने वाले प्रोग्राम्स में शामिल करें। नाजरीन, इसी के साथ बढ़ते हैं प्रोग्राम के पहले हिस्से की जानब और आगाज करते हैं इमिग्रेशन अपडेट्स का। नाजरीन, जिस तरह मैं आपको पहले भी बताता रहता हूँ, इमिग्रेशन लॉ का जो एरिया है वो बहुत तेजी से बदल रहा है। बहुत सी चेंजेस इस एरिया में हुई हैं गुज़िश्ता कुछ सालों में, और बहुत सी चेंजेस आने वाले कुछ अरसे में एक्सपेक्टेड हैं। नाज़रीन, अगर हम नजर डालें इसी साल को 2014 पे, तो 2014 के बिगिनिंग से एक चेंज आई थी जो पॉजिटिवली अफेक्ट करेगी उन लोगों को जिनका ताल्लुक रोमानिया या बुल्गारिया से है। अब नाज़रीन, जब रोमानिया और बुल्गारिया ने यूरोपियन यूनियन ज्वाइन किया था 2007 में, उस वक्त इनके ऊपर यूनाइटेड किंगडम गवर्नमेंट की जानब से एक रेस्ट्रिक्शन थी। वो ये रेस्ट्रिक्शन थी कि इन ममालिक के नेशनल्स को डायरेक्ट एक्सेस नहीं होगी लेबर मार्केट की यूनाइटेड किंगडम में अंटिल 1 जनवरी 2014। इसका ये मतलब है नाज़रीन, अब 1 जनवरी 2014 के बाद अगर कोई यहाँ पे बुल्गारियन या रोमानियन नेशनल है वो काम कर सकता है। इससे पहले नाज़रीन ये होता था, अगर कोई बुल्गारियन रोमानियन नेशनल है जो काम करना चाहता है यूनाइटेड किंगडम में, उसे परमिशन लेनी पड़ती थी होम ऑफिस से बिफोर ही और शी कैन वर्क इन दिस कंट्री। नाज़रीन, अब जो है परमिशन लेने की जरूरत नहीं है। अब वो काम कर सकते हैं, और वो काम कर सकते हैं किसी भी एम्प्लॉयर के साथ। एम्प्लॉयर का यूनाइटेड किंगडम बॉर्डर एजेंसी से लाइसेंस होना जरूरी नहीं है, और अब जिस तरह मैंने कहा उन्हें काम की परमिशन भी जरूरत नहीं है। वो एम्प्लॉयमेंट स्टार्ट कर सकते हैं और यहाँ पे ट्रीटी राइट एक्सरसाइज कर सकते हैं, जिस तरह बाकी ज्यादा ममालिक यूरोपीय यूनियन के करते हैं यूनाइटेड किंगडम में। नाजरीन, इसी के साथ बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट अपडेट की जानब, और ये जो अपडेट है ये है एप्लीकेशन फॉर्म्स के हवाले से। अब नाजरीन, जिस तरह मैं आपको बताता रहता हूँ कि एप्लीकेशन फॉर्म्स जो होते हैं होम ऑफिस चेंज करता रहता है, और आप नए फॉर्म जो है अक्सर अपडेटेड होते हैं। कुछ सर्कमस्टांसेस में होम ऑफिस नए फॉर्म भी इंट्रोड्यूस्ड किए जाते हैं होम ऑफिस की जानब से। अब नाजरीन, होम ऑफिस ने गुज़िश्ता अरसे में ये अनाउंस किया है कि अप्रैल से वो फॉर्म जो है वो चेंज करेंगे, और उनके साथ साथ फी भी चेंज होगी। इसका ये मतलब है नाजरीन, होम ऑफिस वाले जो हैं वो फी बढ़ाएंगे कुछ केसेस में कम करेंगे, और इसी के साथ साथ मेजॉरिटी ऑफ द केसेस में फॉर्म जो होंगे वो अप टू डेट होंगे अप्रैल 2014 के लिए। इसलिए नाजरीन, मेरी यही एडवाइस है, अगर आप या आपका कोई अजीज एप्लीकेशन करने का इरादा रखता है तो मेक श्योर करें आप करेक्ट अप टू डेट फॉर्म होम ऑफिस को भेज दें। अदरवाइज आपकी एप्लीकेशन इनवैलिड होकर रिटर्न की जा सकती है होम ऑफिस की जानब से। और मेक श्योर करें आप होम ऑफिस को करेक्ट फी पे करें ताकि आपकी एप्लीकेशन इनवैलिड ना कंसीडर की जाए। अब नाज़रीन, ये जो बात है अप टू डेट फॉर्म यूज करने की और फी यूज करने की बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि नाज़रीन 2012 अक्टूबर में एक लॉ आया था। वो ये था कि अगर कोई एप्लीकेंट यूनाइटेड किंगडम में रहता है और वो अपना ओवर स्टे करता है वीजा 28 डेज या 28 डेज से ज्यादा, उसकी आने वाली जो एप्लीकेशन होगी वो ऑटोमेटिकली रिफ्यूज कर दी जाएगी
ऑन द बेसिस कि एट द टाइम ऑफ एप्लीकेशन एप्लीकेंट ने ओवर स्टे किया है वीज़ा 28 डेज से ज़्यादा। इसी तरह नाज़रीन, अगर कोई एप्लीकेंट जो है एप्लीकेशन करता है होम ऑफिस में और होम ऑफिस वाले एप्लीकेशन कंसीडर करते हैं इनवैलिड बिकॉज ऑफ नॉट अप टू डेट फॉर्म या फी की बेसिस पे, तो इसका ये मतलब है कि एप्लीकेंट ने कभी वैलिड एप्लीकेशन होम ऑफिस पे सबमिट ही नहीं की। और अगर एप्लीकेंट का वीज़ा ऑलरेडी एक्सपायर हो चुका है और इस होल प्रोसेस में 28 डेज से ज़्यादा टाइम लगा है, तो पॉसिबिलिटी है कि एप्लीकेंट की आने वाली एप्लीकेशन ऑन द बेसिस रिफ्यूज हो सकती है कि एट द टाइम ऑफ एप्लीकेशन एप्लीकेंट ने अपना वीज़ा जो था वो ओवर स्टे किया है 28 डेज या 28 डेज से ज़्यादा। नाज़रीन, इसी के साथ बढ़ते अपनी नेक्स्ट अपडेट की जानब, और ये जो अपडेट है ये है उन चेंजेस के मतलब जो आई थी होम ऑफिस ने इंट्रोड्यूस की थी दिसंबर 2013 में। अब नाज़रीन, दिसंबर 2013 में जो चेंजेस आई थी वो नॉन सब्सटेंशियल चेंजेस थी, बट होम ऑफिस ने कुछ कैटेगरीज अनाउंस की थी, और स्पेसिफिकली नाज़रीन उन लोगों के लिए जो यहाँ पे आर्म फोर्सेस के अंदर काम करते हैं, अगर वो बुलाना चाहते हैं अपने पार्टनर्स को, स्पाउस को, तो उनकी जो रिक्वायरमेंट्स थी वो थोड़ी स्ट्रिक्ट की गई थी और इक्विवेलेंट की गई थी बाकी इमिग्रेशन कैटेगरीज के बराबर। इसका ये मतलब है नाज़रीन, अगर अब कोई बुलाना चाहता है अपनी पार्टनर या स्पाउस को और वो काम करता है आर्म्ड फोर्सेस में, तो मोस्ट ऑफ द कैटेगरीज में एप्लीकेंट जो हो उसे फाइनेंशियल थ्रेशोल्ड की रिक्वायरमेंट पूरी करनी पड़ती है, और अगर वो इंडेफिनिट लीव टू रिमेन के लिए अप्लाई करें उन्हें नॉलेज ऑफ लैंग्वेज और लाइफ इन द यूके की रिक्वायरमेंट फुलफिल करनी पड़ती है। नाज़रीन, इसी के साथ टाइम होता है एक छोटी सी कमर्शियल ब्रेक का। मिलते हैं ब्रेक के उस पर मजीद इमिग्रेशन अपडेट्स के साथ। कहीं मत जाइएगा, देखते रहें मलिक लॉ टीवी। नाजरीन, वेलकम बैक टू द शो। वहीं से शुरू करते हैं इमिग्रेशन अपडेट्स का सिलसिला जहां पे हमने छोड़ा था ब्रेक से पहले, और बढ़ते हैं नेक्स्ट अपडेट की जानब। नाजरीन, ये जो अपडेट है ये है उन चेंजेस के मुतालिक जो इंट्रोड्यूस की गई थी होम ऑफिस की जानब से अक्टूबर के मंथ में लास्ट ईयर। अब नाजरीन, ये जो चेंजेस थी, दो टाइप की चेंजेस की गई थी होम ऑफिस की जानब से। एक जो चेंज थी वो रेलिवेंट थी उन लोगों के लिए जो अप्लाई करेंगे इंडेफिनिट लीव टू रिमेन के लिए या फिर ब्रिटिश सिटीजनशिप के लिए 28 अक्टूबर को या 28 अक्टूबर के बाद जिन्होंने एप्लीकेशन की। और दूसरी जो सेट ऑफ चेंजेस है वो नॉन सब्सटेंशियल चेंजेस है, मेनली उन लोगों के लिए जो यूके में आना चाहते हैं बिजनेस पर्पसेस के लिए या एज अ बिजनेस विजिटर। अब नाज़रीन, अगर हम पहले नजर डालें उन चेंजेस के ऊपर जो होम ऑफिस ने इंट्रोड्यूस की हैं 28 से, नाज़रीन ये जो चेंजेस हैं ये उन लोगों को अफेक्ट करेंगे जो ऑलरेडी यूनाइटेड किंगडम में हैं और एप्लीकेशन करने का इरादा रखते हैं इंडेफिनिट लीव टू रिमेन की या फिर ब्रिटिश सिटीजनशिप की। अब नाज़रीन, 28 अक्टूबर से पहले ये होता था कि अगर कोई इंडेफिनिट लीव टू रिमेन की एप्लीकेशन करे या फिर ब्रिटिश सिटीजनशिप की एप्लीकेशन करे तो उन्हें लाइफ इन द यूके टेस्ट पास करना पड़ता था या फिर उन्हें शो करना पड़ता था कि उन्होंने प्रोग्रेशन की है और इस साल की क्वालिफिकेशन उनके पास है रेलिवेंट, तो जो लाइफ इन द यूके और नॉलेज ऑफ लैंग्वेज की रिक्वायरमेंट थी वो फुलफिल हो जाती थी। नाज़रीन, पर अब 28 अक्टूबर के बाद जो है वो रिक्वायरमेंट चेंज हो गई है। इसका ये मतलब है कि अगर कोई अप्लाई करता है इंडेफिनिट लीव टू रिमेन के लिए या फिर ब्रिटिश सिटीजनशिप के लिए तो उन्हें इंग्लिश लैंग्वेज टेस्ट भी पास करना पड़ेगा और उसके साथ साथ लाइफ इन द यूके टेस्ट भी पास करना पड़ेगा, अदरवाइज इंडेफिनिट लीव टू रिमेन की एप्लीकेशन रिफ्यूज हो सकती है। अब नाज़रीन, कुछ एक्सेप्शंस हैं इस रिक्वायरमेंट पे। पहली एक्सेप्शन तो ये है कि जो लोग किसी मेंटल या
फिजिकल इलनेस की बायस ये टेस्ट पास नहीं कर सकते, वो एप्लीकेशन कर सकते हैं होम ऑफिस में इंडेफिनिट लीव टू रिमेन की, एज फार एज वो मेडिकल एविडेंस एप्लीकेशन फॉर्म के साथ इनक्लोज करे तो होम ऑफिस उन्हें एग्जेम्प्ट कर देगा इस रिक्वायरमेंट से। इसी तरह नाज़रीन दूसरे लोग हैं जो इस कैटेगरी से एग्जेम्प्ट होते हैं, नॉर्मली वो लोग जो ओवर 65 ईयर्स है या फिर जो लेस देन 18 ईयर्स ओल्ड हैं, वो एग्जेम्प्ट होते हैं इस कैटेगरी से। नाज़रीन इसी तरह वो लोग जो अप्लाई करें इंडेफिनिट लीव टू रिमेन आफ्टर कंप्लीशन ऑफ 6 ईयर ऑन डिस्क्रिशनरी लीव, तो उन्हें नॉलेज ऑफ लैंग्वेज की रिक्वायरमेंट फुलफिल करने की जरूरत नहीं है। इसी तरह नाजरीन वो लोग जिनके पास रेफ्यूजी स्टेटस है और अप्लाई करें इंडेफिनिट लीव टू रिमेन के लिए, उन्हें भी लाइफ इंग्लिश लैंग्वेज की रिक्वायरमेंट जो है फुलफिल करने की जरूरत नहीं है एज फार एज वो बाकी कंडीशंस फुलफिल करते हैं इंडेफिनिट लीव टू रिमेन की, उनकी एप्लीकेशन रिफ्यूज नहीं होनी चाहिए। इसी तरह नाजरीन वो लोग जो यूनाइटेड किंगडम में है और जिनके पास कोई क्वालिफिकेशन है जो इंग्लिश में पढ़ाई गई है, तो वो भी उन्हें भी जरूरत नहीं है इंग्लिश लैंग्वेज टेस्ट पास करने की, एज फार एज वो अगर एविडेंस भेजें जिससे शो हो कि उनके पास कोई क्वालिफिकेशन है एटलीस्ट बैचलर लेवल की जो इंग्लिश में पढ़ाई गई है, वेदर वो यूनाइटेड किंगडम में हासिल किया या अब्रॉड में हासिल किया। नाज़रीन अगर अब्रॉड से या ओवरसीज से कोई क्वालिफिकेशन है, मैं यही सजेस्ट करूंगा आप यूके NARIC को कॉन्टैक्ट कर लें। एक ऑर्गेनाइजेशन है जो देखती है कि वेदर जो एक जो क्वालिफिकेशन है वो इक्विवेलेंट है यूनाइटेड किंगडम बैचलर लेवल की या नहीं, और क्वालिफिकेशन किस लैंग्वेज में पढ़ाई गई है, टॉट या रिसर्च की गई है। तो नाज़रीन अगर यूके NARIC किसी को सर्टिफिकेट दे दे कि उनकी क्वालिफिकेशन इंग्लिश में पढ़ाई गई है, अगर ओवरसीज से हासिल की है, तो उन्हें इंग्लिश लैंग्वेज टेस्ट पास करने की जरूरत नहीं। इसी तरह नाज़रीन वो लोग जिनका ताल्लुक मेजॉरिटी इंग्लिश स्पीकिंग कंट्रीज से है, उन्हें भी इंग्लिश लैंग्वेज टेस्ट पास करने की जरूरत नहीं है, उन्हें सिर्फ लाइफ इन द यूके टेस्ट चाहिए। नाज़रीन होम ऑफिस की वेबसाइट पे एक लिस्ट है जो कंसीडर होम ऑफिस वाले करते हैं मेजॉरिटी इंग्लिश स्पीकिंग कंट्रीज, उनके नेशनल को इंग्लिश लैंग्वेज टेस्ट पास करने की जरूरत नहीं है। नाज़रीन अब अगर हम बड़े उन चेंजेस की तरफ जो होम ऑफिस ने इंट्रोड्यूस की हैं 1 अक्टूबर से, नाज़रीन जैसा मैंने कहा मेनली उन लोगों को अफेक्ट करेंगे पॉजिटिव वे में जो यूके में आना चाहते हैं बिजनेस पर्पसेस के लिए या फिर बिजनेस विजिटर। अब नाज़रीन बिजनेस विजिटर जो कैटेगरी है उसे मोर अट्रैक्टिव बनाया गया होम ऑफिस की जानिब से। इसका ये मतलब है कि बिजनेस विजिटर अगर कोई यहाँ पे आता है जो अमूमन 6 मंथ का वीजा होता है, उन लोगों को मिलता है जो यूके में वेरी शॉर्ट टर्म के लिए आना चाहते हैं, या तो देखने के लिए वेदर यूके उनके लिए सूटेबल है एज अ बिजनेस कंट्री, या फिर कोई कॉन्फ्रेंस अटेंड करने या फिर कोई छोटा मोटा बिजनेस एक्टिविटी करने के लिए। नाज़रीन अब जो बिजनेस विजिटर है उसे मोर अट्रैक्टिव होम ऑफिस ने बनाया गया है, ज्यादा उन लोगों को सहूलियात दी गई है होम ऑफिस की जानिब से और उनको थोड़ा रिलैक्स किया गया इमिग्रेशन रूल्स में, और अब वो ज्यादा काम कर सकते हैं, उन्हें ज्यादा परमिशन है इन्वॉल्व होने के लिए, यहाँ पे बिजनेस एक्टिविटी में कोई कॉन्फ्रेंस है वो अटेंड कर सकते हैं। इसी तरह नाज़रीन एक और जो पॉजिटिव चेंज आई है 1 अक्टूबर से, वो ये है कि अगर कोई यहाँ पे PBS डिपेंडेंट है और वो स्विच करना चाहता है कि एस पॉइंट बेस्ड सिस्टम डिपेंडेंट, तो वो बिल्कुल कर सकता है। नाज़रीन पहले ये सिचुएशन थी कि अगर कोई यहाँ पे किसी वीजे के ऊपर है, फॉर इंस्टेंस Tier 1 Tier 2 या किसी नॉन PBS वीजे के ऊपर है, तो वो स्विच नहीं कर सकते थे PBS डिपेंडेंट कैटेगरी के अंदर। अगर वो करना चाहते उन्हें या यूनाइटेड किंगडम छोड़ के वापस कंट्री ऑफ ओरिजिन जाना पड़ता था और वहां से इंटर क्लियरेंस वीजा लेके आना पड़ता था। नाज़रीन ये जो रिक्वायरमेंट है ये एक डिसीजन आया था कोर्ट का लास्ट ईयर जून में, उसको मद्देनजर रख के टेम्परेरी तौर पे होम ऑफिस ने अबॉलिश कर दिया। इसका ये मतलब है कि अगर कोई यहाँ पे किसी पॉइंट पे सिस्टम कैटेगरी के ऊपर है या किसी और वीजा कैटेगरी के ऊपर है एक्सेप्ट विजिटर या फिर टेम्परेरी एडमिशन, तो वो स्विच कर सकता है पॉइंट बेस्ड सिस्टम डिपेंडेंट
इन साइड यूनाइटेड किंगडम उसे ट्रैवल करने की ज़रूरत नहीं है। नाजरीन, इसी के साथ प्रोग्राम के इस सेगमेंट का टाइम होता है ख़त्म। ब्रेक के उस पार मिस्टर अली मिलेंगे आपको आपके सवालात के साथ। कहीं मत जाइएगा, देखते रहे मलिक लॉ टीवी। थैंक यू। नाजरीन, मैं हूं इम्तियाज़ अली और लंदन से आपको सवाल और जवाब के इस प्रोग्राम में खुश आमदीद कहता हूं। अदील मलिक ने इससे पहले आपको दी हैं लीगल अपडेट्स। उम्मीद है कि आपने उनका प्रोग्राम पसंद किया होगा। हास्ब मामूल में कोशिश करूंगा कि आपके ज़्यादा से ज़्यादा सवालात को अपने प्रोग्राम में शामिल कर सकूं। और सबसे पहले हम बात करते हैं मिस्टर जैकब के साथ। जैकब कहते हैं कि उनके भाई विजिट वीज़ा पे यूके में आए हैं और जैकब खुद ब्रिटिश सिटीज़न हैं। तो वो ये कहते हैं कि इनके भाई डिसेबल हैं और वो बहुत ही ज़्यादा वो कहते हैं कि माजूरी का शिकार हैं और वो किसी भी सूरत में अपनी देखभाल नहीं कर सकते और हत्ता कि उनको वो मूव भी उनके लिए करना बहुत मुश्किल होता है। तो वो ये कहते हैं कि उनके भाई किसी भी सूरत में यहाँ से वापस नहीं जा सकते, वो वापस जाने की पोजीशन में ही नहीं है। तो जैकब उनको यूके में रखना चाहते हैं और ये पूछना चाहते हैं कि क्या वो यहाँ से अगर अप्लाई करेंगे तो उस एप्लीकेशन का रिज़ल्ट क्या निकलेगा। उनका वो मज़ीद ये कहते हैं कि इससे पहले उन्होंने अपने भाई को यहाँ लाने के लिए उनके सेटलमेंट के लिए अप्लाई किया था अपने होम कंट्री से, लेकिन उनकी एप्लीकेशन वहाँ से रिफ्यूज़ हो गई थी। लेकिन वो ये कहते हैं कि अब वो विज़िट वीज़े पे तो आ गए हैं और ये विज़िट वीज़ा भी उनका अपील की ग्राउंड पे उनको ग्रांट हुआ है, क्योंकि पहले एंट्री क्लियरेंस एप्लीकेशन उनकी रिफ्यूज़ हो गई थी विजिटर के तौर पर। तो ये कहते हैं कि वो किसी भी सूरत में अपने भाई को वापस से नहीं भेज सकते और वो हर हाल में एप्लीकेशन सबमिट करना चाहते हैं। लेकिन वो यही पूछना चाहते हैं कि एप्लीकेशन की कामयाबी का कितना चांस है इन हालात में, और अगर वो एप्लीकेशन रिफ्यूज़ होती है तो क्या होम ऑफिस इनको यहाँ से रिमूव या डिपोर्ट कर सकता है या कि नहीं कर सकता है, इनकी कंडीशन जो जिस्मानी कंडीशन है उसके एतबार से। तो जैकब साहब, बिल्कुल ये बड़े अफसोस की बात है कि आपके भाई साहब की ऐसी पोजीशन है, लेकिन बहरहाल ये एक नेचुरल चीज़ है। तो इसमें जैसे कि आपने खुद ही बताया है कि आपने उनकी सेटलमेंट के लिए अप्लाई किया था, जो कि बिल्कुल अप्रोप्रिएट तरीका था, लेकिन वो आप कहते हैं कि उनकी एप्लीकेशन रिफ्यूज़ हो गई थी। तो इसका मतलब यही है कि जो एंट्री क्लियरेंस ऑफिसर या जो डिसीजन मेकर था वो सेटिस्फाई नहीं था आपके सर्कमस्टांसेस से, जिससे पता चलता कि वो यूके में सेटलमेंट के लिए क्वालिफाई करते हैं। लेकिन बहरहाल अगर वो विजिट वीज़ा लेकर यूके में आ गए हैं तो इसमें रूल तो यही कहता है कि विजिटर यहाँ से एक्सटेंशन के लिए या सेटलमेंट के लिए अप्लाई नहीं कर सकता, विजिटर को यहाँ से अप्लाई करने की परमिशन नहीं होती। तो इसमें बहुत अनलाइकली है कि एप्लीकेशन सक्सेसफुल होगी। लेकिन अगर आप ये समझते हैं कि उनकी ऐसी कंडीशन है कि वो किसी भी सूरत में वापस नहीं जा सकते या वो ट्रैवल नहीं कर सकते, या जैसे कि आप बताते हैं कि वो उनकी माजूरी बिल्कुल इंतहाई नौयत की है, तो ऐसी सूरत में अगर आप एप्लीकेशन होम ऑफिस में सबमिट करते हैं तो बिल्कुल आपको ज़्यादा से ज़्यादा एविडेंस साथ लगानी होगी। आपको होम ऑफिस को बताना होगा कि ऐसे क्या सर्कमस्टांसेस हैं कि वो वापस नहीं जा सकते, और यूके में आने तक वो कैसे अपनी देखभाल करते थे या उनके लुक आफ्टर का क्या सिस्टम था, और अब क्या ऐसे क्या हालात हैं कि उनके सर्कमस्टांसेस चेंज हो गए और वो वापस नहीं जा सकते। और फिर आपको मेडिकल रिपोर्ट साथ लगानी होगी ये बताने के लिए कि उनकी माजूरी या उनकी जो उनकी माजूरी है वो किस नौयत की है। तो इस तरह अगर आप ये सारी एविडेंस साथ लगाएं और साथ ये भी बताएं कि आप उनको मेंटेन और अकोमोडेट कर सकते हैं और आप पब्लिक फंड्स पे रिलाई नहीं करेंगे, तो इस तरह की अगर आप एविडेंस लगाते हैं तो होम ऑफिस की डिस्क्रिप्शन है। रूल्स तो बहरहाल आपको अलाउ नहीं करते हैं और किसी भी विजिटर को रूल्स अलाउ नहीं करते हैं कि आप यहाँ से एक्सटेंशन के लिए या सेटलमेंट के लिए अप्लाई करें। लेकिन बहुत अगर जो एक्सेप्शनल हालात आप बता रहे हैं तो इसमें अगर आप एप्लीकेशन सबमिट करते हैं तो होम ऑफिस की डिस्क्रिप्शन है कि अगर वो डिस्क्रिप्शन एक्सरसाइज करें तो आपके फेवर में, आपके भाई के फेवर में, तो डिफरेंट पोजीशन है। लेकिन अगर वो एप्लीकेशन रिफ्यूज़ करते हैं तो बहरहाल इसके खिलाफ आपको पास अपील का राइट ज़रूर होगा, तो आप इस मैटर को फर्दर लेकर जा सकते हैं। लेकिन जो रूल का तकाजा वो यही है कि अगर सेटलमेंट के लिए आप यूके में आना चाहते हैं, कोई भी साहब यहाँ आना चाहते हैं, तो उसके लिए उनको एंट्री क्लियरेंस के लिए अप्लाई करना चाहिए। अगर विजिट के तौर पर आप यूके में आते हैं विजिट करने
کے لیے تو پھر یہاں سے عام طور پہ اپلائی کرنے کی پرمیشن نہیں ہوتی. اور خاص طور پہ جب آپ نے جو جب سے کہ آپ نے فرمایا کہ آپ کے بھائی صاحب وزٹ ویزے پہ جب انہوں نے اپلائی کیا تھا وزٹ ویزے کے لیے اور ان کی اپلیکیشن ریفیوز ہو گئی تھی اور آپ کہتے ہیں کہ ان کی اپیل سکسیزفل ہوئی تھی اور اس کے بعد ان کو ویزا ملا ہے, تو یقینی طور پہ جب ان کی اپیل کی ہیئرنگ ہوئی ہوگی, جب آپ کورٹ میں گئے ہوں گے تو آپ نے کورٹ کو سیٹسفائی کیا ہوگا کہ وہ آئیں گے اور واپس چلے جائیں گے. تو اس طرح آپ کی کریڈیبلٹی کا ایشو بھی آتا ہے بینگ اے اسپانسر. تو بہرحال یہ ساری چیزیں ہوم آفس کنسیڈر کرے گا کوئی بھی ڈیسیجن لینے سے پہلے, اور ان کیس اگر اپلیکیشن ریفیوز ہوتی ہے جس کے کہ میں سمجھتا ہوں کہ زیادہ چانسز ہیں, تو پھر اگر آپ کا میٹر کورٹ میں جاتا ہے تو کورٹ بھی وہاں یہ سارے پوائنٹ کنسیڈر کرے گی, کیونکہ اس سے پہلے بھی شاید آپ کورٹ میں یہ اسٹیٹمنٹ دے چکے ہیں کہ آپ اپنے بھائی کی کو مینٹین اور اکاموڈیٹ تو کر سکتے ہیں, اور شاید آپ نے یہ بھی کورٹ کو سیٹسفائی کیا ہوگا کہ بھائی صاحب آپ کے آئیں گے اور وزٹ کر کے واپس چلے جائیں گے. اور اب اگر آپ ایک بالکل ڈفرینٹ اسٹیٹمنٹ دیں اور یہ آپ کہنا کیا کورٹ میں اگر آپ یہ فرمائیں گے کہ وہ واپس نہیں جا سکتے, تو یہ بالکل آپ کی اپنی اسٹیٹمنٹس کے اندر بھی کنٹراڈکشن آتی ہے, تو اس سے آپ کی کریڈیبلٹی کا ایشو بھی کھڑا ہوگا, جو کہ کورٹ میں بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے کسی بھی وٹنس کی کریڈیبلٹی کا. تو بہرحال یہ ساری چیزیں آپ کو ذہن میں رکھنی چاہیے اپلیکیشن سبمٹ کرنے سے پہلے. جیکب کے بعد ہم بات کرتے ہیں مسٹر یزدانی. مسٹر یزدانی کا مسئلہ بھی تھوڑا سا ان سے ملتا جلتا ہے. وہ یہ کہتے ہیں کہ ان کے پیرنٹس وزٹ ویزے پہ یو کے میں آئے ہوئے ہیں, تو وہ یہ کہتے ہیں کہ ان کے پیرنٹس پچھلے 30 سال سے یو کے کی وزٹ کر رہے ہیں, لیکن اب وہ بہت ان کی ایج زیادہ ہو گئی ہے. وہ کہتے ہیں کہ ان کے فادر کی ایج 80 ایئرز ہے اور ان کی مدر 75 ایئرز ہے, تو اب وہ اپنی لک آفٹر نہیں کر سکتے. تو وہ یہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ ان کے لیے ٹریول کرنا بھی اکیلے بہت مشکل ہے. تو مسٹر یزدانی چاہتے ہیں کہ وہ اپنے پیرنٹس کو یہاں سے اپلائی کریں اور ان کو واپس نہ بھیجیں. تو ان کا بھی یہی کویشچن ہے کہ ان کو ایسی صورت میں کیا کرنا چاہیے. تو یزدانی صاحب جیسے اس سے پہلے میں نے جیکو کو بھی بتایا ہے کہ اگر آپ کے پیرنٹس یہاں وزٹ ویزا پہ آئے ہیں تو انفارچونیٹلی وزٹر کو یہاں سے اپلائی کرنے کی پرمیشن نہیں ہوتی. تو اگر آپ کے پیرنٹس ایلڈرلی پیرنٹس ہیں, اگر وہ باقی ریکوائرمنٹ پوری کرتے ہیں, تو میں آپ کو یہی سجیشن دوں گا کہ ان کو واپس جانا چاہیے اور ان کو انٹری کلیئرنس کے لیے اپلائی کرنا چاہیے, سیٹلمنٹ ویزا کے لیے ان کو وہاں سے اپلائی کرنا چاہیے. یہاں سے کوئی بھی وزٹر اپلائی نہیں کر سکتا ہے. یہ لا بالکل 1-2 سال پہلے چینج ہو گیا تھا. تو اس وجہ سے میں آپ کو یہی سجیسٹ کروں گا کہ اگر آپ کے پیرنٹس یو کے میں سیٹلمنٹ کے لیے کوالیفائی کرتے ہیں, اگر وہ باقی ریکوائرمنٹ پوری کرتے ہیں, تو پھر ان کو انٹری کلیئرنس کے لیے اپلائی کرنا چاہیے. یہاں سے اگر اپلائی کریں گے تو اس میں کامیابی کا چانس بہت کم ہوگا ٹیکنیکل گراؤنڈ پہ, چونکہ رولز اس کی اجازت نہیں دیتے. تو یزدانی کے بعد ہم بات کرتے ہیں مسز رحمانی کے ساتھ. مسز رحمانی کہتی ہیں کہ ان کے ہسبینڈ برٹش سٹیزن ہیں اور ان کو ریسنٹلی برٹش نیشنلٹی ملی ہے. تو اب یہ اسپاؤز ویزا لے کے یو کے میں آئی ہیں. یہ کہتی ہیں کہ ان کو 2 سال کی لیو ملی ہے اسپاؤز ویزا لے کر یو کے میں آئی ہیں. تو یہ کہتی ہیں مسز رحمانی کہ ان کا ایک بیٹا ہے جو کہ مائنر ہے اور وہ بہت 4 سال سے وہ یو کے میں رہ رہا ہے اور وہ یہاں اسٹوڈنٹ ویزے پہ تھا اور اس کے فادر اس کی لک آفٹر یہاں کرتے تھے. تو اب یہ پوچھنا چاہتی ہیں کہ کیا ان کے بیٹا جو آپ کا ان کے چونکہ ہسبینڈ برٹش سٹیزن ہو گئے ہیں اور ان کا جو مائنر بیٹا ہے, تو یہ پوچھنا چاہتی ہیں کہ کیا وہ یہاں سیٹلمنٹ کے لیے اپلائی کر سکتا ہے اس گراؤنڈ پہ کہ اس کا فادر برٹش سٹیزن ہے. اور مسز رحمانی کا دوسرا کویشچن یہی ہے کہ ان کے نوٹس میں آیا ہے کہ یہاں سے اپلائی نہیں کیا جا سکتا. تو وہ یہی پوچھنا چاہتی ہیں کہ ایسی صورت میں ان کو کیا کرنا چاہیے. تو مسز رحمانی بالکل یہاں تک تو ٹھیک ہے کہ اگر کوئی وزٹ ویزے پہ آتا ہے یو کے میں تو پھر وہ اپنا سٹیٹس چینج نہیں کر سکتا. اس بارے میں رولز خاصے اسٹرکٹ ہیں. تو یہاں تک تو آپ نے صحیح سنا ہے. لیکن اگر آپ کسی اور کیپیسٹی میں ہیں اور آپ رولز کی ریکوائرمنٹ پوری کرتے ہیں تو باقی لوگوں کو یہاں سے اپلائی کرنے کی اجازت بالکل مل سکتی ہے. ڈپینڈ کرتا ہے آپ کے سرکمسٹانسز پہ اور خاص طور پہ کہ آپ کے پاس کون سا ویزا ہے. لیکن اگر آپ کا بیٹا مائنر ہے, وہ 18 سال سے اس کی عمر کم ہے اور اس کے فادر برٹش سٹیزن ہے اور وہ فادر کا ڈپینڈنٹ ہے, تو وہ بالکل یہاں سے اپنا سٹیٹس چینج کر سکتا ہے. وہ اپلیکیشن ہوم آفس میں ڈال سکتا ہے, اس کے لیے بالکل پاسبل ہے. یہ میں یہاں ایک اور کلیریفائی کر دوں کہ جب ہم کہتے ہیں کہ ڈپینڈنٹ فیملی ممبر یہاں سے اپلائی نہیں کر سکتے, تو یہ ریسٹرکشن صرف جو اڈلٹس ہیں ان کے لیے ہے اور وزٹرز کے لیے ہے. اور خاص طور پہ اگر کوئی مائنر ہے اور بچہ ہے تو وہ یہاں سے بالکل اپلائی کر سکتا ہے اگر وہ باقی ریکوائرمنٹ پوری کر رہا ہو. تو بالکل مسز رحمانی آپ کا بچہ یہاں سے سیٹلمنٹ کے لیے اپلائی کر سکتا ہے اپنے فادر کے ڈپینڈنٹ کے طور پہ, اور بالکل اس کو اس کی پرمیشن ہے. تو اس سلسلے میں بہتر یہی ہوگا کہ آپ ہوم آفس سے یا کسی بھی لوکل سولسٹر سے فردر ایڈوائس دیں تو آپ کو بتا دیں گے کہ آپ کو کن کن ڈاکیومنٹس کی ضرورت پڑے گی اپلیکیشن سبمٹ کرنے کے لیے. تو ناظرین, اب ایک چھوٹی سی بریک کا ٹائم ہو جاتا ہے. بریک کے فوراً بعد ہم پھر حاضر ہوں گے آپ کی خدمت میں. آپ ہمارے ساتھ ہی رہیے گا.
वेलकम बैक टू शो नाजरीन। ब्रेक पे जाने से पहले मिसेज रहमानी के साथ बात कर रहे थे, तो उम्मीद है कि उनको उनके सवाल का जवाब मिल गया होगा। तो अब हम बात करते हैं मिस्टर साबरी के साथ। साबरी कहते हैं कि उनको 2 साल की लीव मिली थी। उनकी वाइफ ब्रिटिश सिटीज़न हैं और शादी के ग्राउंड पे उन्होंने एक्सटेंशन के लिए अप्लाई किया और इस ग्राउंड पर उनको एक्सटेंशन मिल गई थी। तो साबरी कहते हैं कि वो एक एक्सीडेंट में इन्वॉल्व हो गए और उसकी वजह से फिर उनका मैटर कोर्ट में गया और फिर वहाँ से उनको कहते हैं कि सज़ा होगी, 3 साल के लिए उनको प्रिजन में भेज दिया गया। तो इस वक्त वो अपनी सज़ा को सर्व कर रहे हैं। तो वो ये कहते हैं कि अब उनकी 2 साल की लीव ख़त्म होने वाली है। तो वो यही पूछना चाहते हैं कि 2 साल के बाद उन्होंने इंडेफिनिट लीव के लिए अप्लाई करना था। तो उनका क्वेश्चन यही है कि क्या वो इंडेफिनिट लीव के लिए अप्लाई कर सकते हैं, और अगर वो अप्लाई करेंगे तो उनकी एप्लीकेशन की कामयाबी का कितना चांस है। क्योंकि प्रिजन में उन्होंने यही सुना है कि अगर कोई जेल में चला जाए लंबे अरसे के लिए तो उसका डिपोर्टेशन आर्डर इशू हो जाता है। तो इस वजह से वो खासी कन्फ्यूजन का शिकार हैं और यही पूछना चाहते हैं कि उनको ऐसी सूरत में क्या करना चाहिए। तो साबरी साहब, बिल्कुल बड़े अफसोसनाक सूरत हाल है कि आपका इंडेफिनिट भी नहीं अभी लगा था और पहले ही आप इस तरह के मामलात में इन्वॉल्व हो गए। तो बहरहाल इसमें रूल यही कहता है कि अगर किसी कोई ब्रिटिश सिटीज़न नहीं है, अगर आप ब्रिटिश सिटीज़न नहीं है या आपके पास राइट ऑफ अबॉर्ड नहीं है, तो अगर आप प्रिजन में चले जाते हैं 12 महीने या उससे ज़्यादा टाइम के लिए, तो फिर उसमें डिपोर्टेशन आर्डर बिल्कुल इशू होता है। ये बिल्कुल एक ऐसी रिक्वायरमेंट है। लेकिन उस डिपोर्टेशन आर्डर के खिलाफ हमेशा अपील का राइट होता है और एक इंडिपेंडेंट ट्राइब्यूनल सारे सर्कमस्टांसेस देखता है कि डिपोर्टेशन आर्डर को मेंटेन रखना चाहिए या कि नहीं रखना चाहिए। जहाँ तक आपका मामला है, तो इसमें बिल्कुल रूल यही कहता है कि अगर आपको स्पाउस वीज़ा मिला था 2 साल के लिए, तो आप चूँकि वो 2 साल का ला तो चेंज हो गया लेकिन शायद आपको पहले मिला था, तो इसमें रूल यही कहता है कि 2 साल तक हस्बैंड और वाइफ एक साथ रहें यूके में और फिर शादी आपकी एग्जिस्ट कर रही हो, शादी सबसिस्ट कर रही हो, तो 2 साल के बाद आप इंडेफिनिट लीव के लिए अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन आप चूँकि 2 साल पूरा होने से पहले ही प्रिजन में चले गए, तो जाहिर है आप अपनी वाइफ के साथ नहीं रह रहे हैं। तो ये बिल्कुल एक कॉम्प्लिकेशन है। तो इसमें आप जब भी आप इंडेफिनिट लीव के लिए अप्लाई करें तो आपके पास ज़्यादा से ज़्यादा एविडेंस होनी चाहिए कि आपकी वाइफ के साथ कम्युनिकेशन कैसी है और फिर वाइफ ने आपको कितनी दफ़ा विजिट किया और सारे सब चीज़ का रिकॉर्ड आपके पास होना चाहिए। तो और अगर आपके पास बाकी सारी एविडेंस है जिससे ये पता चले कि आपकी शादी स्टिल कायम है और वाइफ आपको सपोर्ट करती है, तो इंडेफिनिट लीव के लिए तो आप बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन चूँकि आपको 1 साल से ज़्यादा की सज़ा हुई है, तो ये अनलाइकली है कि आपकी एप्लीकेशन सक्सेसफुल हो। तो इसमें ज़्यादा यही चांस है और ऐसे केसेस में होता यही है कि आमतौर पर इंडेफिनिट की एप्लीकेशन की कामयाबी का चांस ना होने के बराबर या बहुत ही कम होता है। और ख़ास तौर पे जब एप्लीकेशन रिफ्यूज़ होती है तो उसके साथ ही डिपोर्टेशन आर्डर भी इशू हो जाता है। तो अगर आपकी एप्लीकेशन इंडेफिनिट की रिफ्यूज़ होती है इस ग्राउंड पे कि आपकी कन्विक्शन है और फिर अगर डिपोर्टेशन आर्डर इशू होता है, तो दोनों सूरतों में आपके पास अपील का राइट होगा और मैटर आपका कोर्ट में जाएगा, एक इंडिपेंडेंट ट्राइब्यूनल के पास जाएगा। तो ट्राइब्यूनल वहाँ सारे सर्कमस्टांसेस देख के तो डिसीजन करेगा। तो अगर तो ट्राइब्यूनल ये समझता है और अगर कोर्ट इस नतीजे पर पहुँच जाती है कि आपकी डिपोर्टेशन आपकी वाइफ के राइट्स के फंडामेंटल राइट्स के खिलाफ है और अनजस्टिफाइड है, तो आपकी अपील एक्सेप्ट हो सकती है। बहरहाल आपको 2 साल पूरे होने से पहले ही और अपना वीज़ा ख़त्म होने से पहले ही इंडेफिनिट लीव के लिए अप्लाई कर देना चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा आपको एविडेंस प्रोवाइड करनी चाहिए कि जब प्रिजन में जाने से पहले आप और आपकी वाइफ एक साथ रह रहे थे और उसके बाद भी एविडेंस ऑफ कम्युनिकेशन, कि आपकी कम्युनिकेशन एक दूसरे के साथ है और वाइफ ने आपको कितनी दफ़ा विजिट किया। तो ये सारी एविडेंस अगर आप साथ लगाएं और ये भी बताएं कि आप अपने आप को अगर इंडेफिनिट मिलने की सूरत में मेंटेन और अकोमोडेट भी कर सकते हैं, तो ये सारी आप चीज़ें करें तो होम ऑफिस एप्लीकेशन को कंसिडर करेगा। लेकिन जैसे कि मैंने अर्ज़ किया कि आपकी कन्विक्शन की वजह से इसमें कामयाबी का चांस थोड़ा सा कम है, लेकिन बहरहाल आपको अपील का राइट ज़रूर होगा। तो साबरी के बाद हम बात करते हैं मिसेस कलीम के साथ। मिसेस कलीम कहती हैं कि उनको उनके हस्बैंड, उनका भी कोई इसी टाइप का मैटर है, मिसेस कलीम का भी उनके हस्बैंड के पास इंडेफिनिट लीव है। तो ये कहती हैं कि उनके हस्बैंड को 4 साल की सज़ा हो गई है, वो भी प्रिजन में चले गए हैं और उसकी रीज़न को ये कहती हैं कि वो किसी के साथ उनका किसी कारोबारी मुकाम पे झगड़ा हो गया और कोई साहब उनके हाथों ज़ख्मी हो गया, फिर मैटर कोर्ट में गया और वहाँ से उनको 4 साल की सज़ा हो गई। तो ये कहती हैं कि उनका अब होम ऑफिस ने डिपोर्टेशन की कार्रवाई शुरू कर दी है। मिसेस कलीम ब्रिटिश सिटीज़न हैं और उनके 2 बच्चे हैं जो भी ब्रिटिश हैं। तो ये कहती हैं कि उनको बहुत ज़्यादा परेशानी है अपने हस्बैंड के बारे में कि अगर वो यहाँ से डिपोर्ट हो गए तो फिर उनका और उनके बच्चों के लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो यही पूछना चाहती हैं कि ऐसी सूरत में उनको क्या करना चाहिए। तो मिसेस कलीम बिल्कुल बड़ी अफसोसनाक सूरत हाल है, लेकिन जैसे कि मैंने इससे पहले मिस्टर साबरी को भी बताया कि ये लॉ यही कहता है कि अगर आप ब्रिटिश सिटीज़न नहीं हैं या आपके पास राइट ऑफ अबॉर्ड नहीं है और आप अगर प्रिजन में चले जाते हैं 1 साल की या 1
साल से ज़्यादा अरसे की सज़ा हो जाती है, तो फिर ऐसी सूरत में डिपोर्टेशन आर्डर बिल्कुल ये रूल का तकाजा है इमिग्रेशन रूल्स का कि डिपोर्टेशन आर्डर इशू होता है। तो उस डिपोर्टेशन अगर आर्डर इशू होगा तो उसके खिलाफ अपील का राइट बहरहाल होता ही है। तो ऐसा ही आपके हस्बैंड के साथ भी होगा। तो इसमें अगर आप ब्रिटिश सिटीज़न हैं और आपके बच्चे भी ब्रिटिश हैं और आपके हस्बैंड के अगर कोई और कन्विक्शन नहीं है तो ऐसी सूरत में अगर मैटर कोर्ट में जाता है तो बिल्कुल कोर्ट आपके सारे सर्कमस्टांसेस से देखेगी। तो हमने बहुत सारे केसेस में देखा है कि इसमें अपीलें सक्सेसफुल भी हो जाती हैं और ये टोटल डिपेंड करता है कि वो ट्राइब्यूनल किस हद तक सेटिस्फाई होता है। तो अब यही इसमें प्रोसेस होगा कि पहले जब होम ऑफिस डिपोर्टेशन का प्रोसेस शुरू करेगा तो वो आपके हस्बैंड को बिल्कुल पूरी अपॉर्चुनिटी दी जाएगी कि वो कोई भी ऐसी रीजंस बता सकते हैं होम ऑफिस को कि क्यों उनके खिलाफ डिपोर्टेशन आर्डर इशू ना किया जाए। तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन होम ऑफिस को देनी चाहिए, सारी एविडेंस देनी चाहिए कि ऐसी क्या रीज़न है कि उनको डिपोर्ट नहीं होना चाहिए। तो उसके बाद अगर डिपोर्टेशन आर्डर इशू हो जाता है तो बिल्कुल आपको इस डिसीजन के खिलाफ अपील का राइट होगा, आप अपील कर सकते हैं और एक कोर्ट फाइनल डिसीजन करेगी कि आपके हस्बैंड को यहाँ से डिपोर्ट होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। तो उसमें वो आपके सारे सर्कमस्टांसेस देखेंगे, आपकी जो फैमिली लाइफ है, प्राइवेट लाइफ है और आपके हस्बैंड के जो स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है यूके में, इन सारी चीज़ों को देखा जाएगा कोई भी डिसीजन करने से पहले। तो बहरहाल उसमें जो होम ऑफिस जब डिपोर्टेशन आर्डर इशू करता है किसी के भी खिलाफ तो वो डिसीजन कभी भी फाइनल नहीं होता है। हमेशा अगर आप अपील करते हैं तो कोर्ट उसको रिव्यू करेगी और फिर कोर्ट जो डिसीजन करती है वो आमतौर पर फाइनल होता है। तो इस वजह से अगर डिपोर्टेशन की कार्रवाई शुरू होती है तो यकीनी तौर पर एक तशवीशनाक बात तो है, लेकिन ये हरगिज़ नहीं है कि आपके हस्बैंड को फ़ौरन डिपोर्ट कर दिया जाएगा, बल्कि अपील का पूरा प्रोसेस चलेगा और उसके बाद ही उनकी किस्मत का फैसला होगा कि उनको यूके में रहने की परमिशन मिलती है या कि नहीं मिलती है। उसके बाद हम बात करते हैं हारून के साथ। हारून कहते हैं कि वो 10 साल से यूके में रह रहे हैं और वो उन्होंने असाइलम क्लेम किया था शुरू में और उनके असाइलम की एप्लीकेशन रिफ्यूज़ हो गई थी, लेकिन वो कहते हैं कि वो इस अरसे के दौरान अपना स्टे रेगुलराइज करने की कोशिश करते रहे और अब उनको होम ऑफिस ने डिस्क्रिशनरी लीव ग्रांट कर दी है 2.5 साल की। तो हारून कहते हैं कि उनके पास पासपोर्ट नहीं है और वो उन्होंने अपना पासपोर्ट लेने की बड़ी ट्राई की है, लेकिन उनकी एम्बेसी उनको पासपोर्ट नहीं दे रही है। तो वो ये पूछना चाहते हैं कि क्या ऐसी सूरत में वो ट्रैवल डॉक्यूमेंट ले सकते हैं और क्या उनको ट्रैवल करने की परमिशन है। तो हारून साहब बिल्कुल, अगर आपके पास डिस्क्रिशनरी लीव है या आपको 2.5 साल की लिमिटेड लीव मिली है तो इसमें बिल्कुल आप ट्रैवल कर सकते हैं। ट्रैवल करने में किसी तरह की रिस्ट्रिक्शन नहीं होती है और जैसे कि आपको बायोमेट्रिक कार्ड मिला होगा, क्योंकि इस वक्त जो लीव ग्रांट होती है वो बायोमेट्रिक कार्ड की सूरत में ही मिलती है, लेकिन यूके के अंदर तो खैर बायोमेट्रिक कार्ड इनाफ होता है, आप उसको हर जगह इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन ट्रैवल करने के लिए बहरहाल आपके पास पासपोर्ट या ट्रैवल डॉक्यूमेंट होना चाहिए, उसके बगैर आपको ट्रैवल करने की परमिशन नहीं होगी। तो अगर आपकी एम्बेसी आपको पासपोर्ट इशू नहीं कर रही है और आपके पास इसकी स्ट्रॉन्ग एविडेंस है कि आपने पूरी ट्राई की है और एम्बेसी ने पासपोर्ट इशू नहीं किया है, तो फिर आप होम ऑफिस में भी अप्लाई कर सकते हैं ट्रैवल डॉक्यूमेंट के लिए। तो ये बहरहाल होम ऑफिस की डिस्क्रिप्शन होती है। अगर वो इस बात पे सेटिस्फाई हो जाए कि आप अपनी नेशनल अथॉरिटी से पासपोर्ट नहीं ले सकते या वो नेशनल अथॉरिटीज आपको किसी भी सूरत में पासपोर्ट इशू करने के लिए राजी नहीं है, तो फिर होम ऑफिस ट्रैवल डॉक्यूमेंट इशू कर देता है। लेकिन ये बिल्कुल आप समझे कि ये बिल्कुल यानी आसान नहीं होता। बर्डन ऑफ प्रूफ आप पे है कि आपको प्रूफ करना होगा कि आपने किस हद तक कोशिश की है और फिर आपके पास एविडेंस होनी चाहिए कि आपकी एम्बेसी ने आपको पासपोर्ट इशू नहीं किया है या एम्बेसी आपको पासपोर्ट इशू नहीं करना चाहती। तो ऐसी सूरत में फिर आप ट्रैवल डॉक्यूमेंट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और जहाँ तक ये क्वेश्चन है कि क्या आप ट्रैवल कर सकते हैं यानी, तो किसी को भी अगर लिमिटेड लीव मिलती है तो बिल्कुल आप ट्रैवल कर सकते हैं। ट्रैवल करने पर किसी तरह की कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होती है। उसके बाद हम बात करते हैं मिसिज शमीम कहती हैं कि उनको 3 साल की डिस्क्रिशनरी लीव मिली थी। वो ये कहती हैं कि उनके बच्चे यूके में बॉर्न हुए थे। मिसिज शमीम यहाँ ओवर स्टेयर हो गई थी और फिर ये कहते हैं कि बच्चों की ग्राउंड पे उनको होम ऑफिस ने 3 साल की लीव ग्रांट कर दी थी और अब उन्होंने 3 साल पूरे होने के बाद दोबारा अप्लाई किया तो ये कहते हैं कि उनको फर्दर एक्सटेंशन मिल गई है। तो मिसिज शमीम ये कहते हैं कि उनको फर्दर 3 साल का वीज़ा मिल गया। तो उनके 2 क्वेश्चन हैं। तो एक तो उनका ये है कि वो ये कहती हैं कि वो रिसेंटली वो ट्रैवल करके वापस में आई हैं, तो कहती हैं कि वो एयरपोर्ट पे उन लोगों ने उनसे बहुत से क्वेश्चन किए हैं और उनको ये बहुत डर पड़ रहा है कि कहीं दूसरी दफ़ा अगर वो ट्रैवल करें तो उनको एयरपोर्ट पे स्टॉप तो नहीं किया जा सकता। और दूसरा उनका क्वेश्चन यही है कि वो इंडेफिनिट लीव के लिए कब अप्लाई कर सकती हैं। तो मिसिज शमीम, पहली बात तो ये है कि बिल्कुल अगर आपको डिस्क्रिशनरी लीव मिली थी 3 साल की और अब आपको उसमें एक्सटेंशन मिली है तो बिल्कुल आप ट्रैवल कर सकते हैं। आपको ट्रैवल करने में किसी तरह की कोई पाबंदी नहीं है और ये बिल्कुल
बिल्कुल जब भी कोई आदमी ट्रैवल करके यूके में आता है, ख्वाह उसकी कोई भी नेशनलिटी हो या उसका कोई भी इमिग्रेशन स्टेटस हो, तो इमिग्रेशन ऑफिसर्स जो अराइवल पे आपको डील करते हैं उनकी बिल्कुल जिम्मेदारी होती है कि वो आपके बारे में सेटिस्फाई हों कि आपके पास लेजिटिमेट है ट्रैवल डॉक्यूमेंट है और आपको ट्रैवल करने की परमिशन है। तो अपनी सेटिस्फेक्शन के लिए वो कोई भी क्वेश्चन कर सकते हैं, तो इसमें बिल्कुल परेशान होने की कोई बात नहीं होती। इमिग्रेशन ऑफिसर के पास बिल्कुल ये पावर होती है कि वो अपनी सेटिस्फेक्शन के लिए अगर आपसे किसी तरह का सवाल जवाब करते हैं तो ये कोई अनयूजुअल बात नहीं है, इसमें परेशान होने की कोई बात नहीं होती। जो भी आप सवाल पूछें आप उसका हमको जवाब दें, तो ये कोई ऐसी बात नहीं है। और जहाँ तक आपका ये क्वेश्चन है कि आपको इंडेफिनिट लीव कब मिलेगी, तो शायद आपको पहले ही पता होगा कि अगर आपको 3 साल की डिस्क्रिशनरी लीव मिली थी जो कि अब नहीं मिलती, अब चूँकि लॉ चेंज हो गया है, प्रोसीजर चेंज हो गया है, तो उसका लॉ यही होता है कि आपको 3 साल की अगर डिस्क्रिशनरी लीव मिलेगी और 3 साल के बाद आपको जब दोबारा 3 साल की डिस्क्रिशनरी लीव मिलेगी, तो टोटल जब आपके 6 साल पूरे हो जाएंगे इस कैटेगरी के अंदर, तो 6 साल के बाद आप इंडेफिनिट लीव के लिए क्वालिफाई कर जाते हैं अगर आपके सर्कमस्टांसेस में कोई बड़ी चेंज ना हो। तो ये बिल्कुल जब आपके ये 3 साल पूरे होने पे आए तो आप इंडेफिनिट लीव के लिए अप्लाई कर सकते हैं और आपका इंडेफिनिट लीव बिल्कुल आपको ग्रांट हो जाएगी। तो इसमें मुझे नहीं लगता कि किसी तरह की आपको कोई परेशानी का सामना करना पड़ेगा। तो नाज़रीन, अब हमारे प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ जाता है। अगले हफ्ते हम फिर हाजिर होंगे आपकी खिदमत में आपके सवालात को लेके। आप अपना और सब लोगों का बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। गुड बाय।